जहां पूरी दुनिया में जो चुनाव होते हैं, कोई भी लोकतांत्रिक देश है और वहां पर चुनाव होता है, तो वो चुनाव उस क्षेत्र के परिस्थिति, समीकरण और समस्याओं पर लड़ा जाता है। पर अगर हम भारत के हिंदी पट्टी बेल्ट की बात करें, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जातीय और गैर जातीय समीकरण के अनुसार चुनाव लड़ा जाता है। और उसमें खासकर अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो जातीय आधार पर ही वहां पर चुनाव लड़ा जाता है। विधानसभा चुनाव जो है बिहार में 2020 का अपने समय पर होने जा रहा है। ऐसे में काफी ज्यादा चुनावी सरगर्मी जो है वो बढ़ चली है। बिहार के कैमूर जिला, जी हाँ, जो कि बॉर्डर जिला है उत्तर प्रदेश से, वहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। और बड़ा खास है कैमूर जिला। खासियत यह है कि 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे बिहार में बुरी तरीके से भाजपा की हार हुई थी। पर उसी बीच कैमूर जिला का कुल 4 विधानसभा सीट, जो कि रामगढ़, चैनपुर, भभुआ और मोहनिया है, ये 4 विधानसभा सीट पर भाजपा जीती थी। इकलौता जिला बिहार का था जहां पर भाजपा सभी सीटें जीत गई थी। तो उसी जिले के 2 विधानसभा सीट, जी हाँ, चैनपुर और रामगढ़ का एक विश्लेषण लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तार्यन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। वो 2 विधानसभा सीट कौन कौन सा होगा आपको मैं बताऊंगा, पर उन क्षेत्र का, वो जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां का जातीय समीकरण क्या है, कौन कौन प्रबल दावेदार हैं, कौन कौन से वोटर्स वहां पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, किस तरीके से वोटिंग होती है, वोटिंग की क्या परसेंटेज होती है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं चैनपुर विधानसभा सीट से। चैनपुर विधानसभा सीट बड़ा खास है। कारण है कि बिहार में जो बालू का अवैध और वैध खनन होता है, जिसका भी एक ताजा मामला आपने सुना होगा, बिहार के डीजीपी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। जी हाँ, हिंदी खबरें के एक पत्रकार हैं वाल्मीकि पांडे, उन्होंने कॉल रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया था। वो कोइलवर के पास जो बालू का मामला था उसी को लेकर के था। तो ये विधानसभा सीट इसीलिए बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि वहां पर बालू का अवैध खनन काफी ज्यादा होता है। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, इनका नाम बृजकिशोर बिंद है। बृजकिशोर बिंद की अगर हम बात करें तो ये भी खनन और भूतत्व विभाग के ही मंत्री हैं। भाजपा से विधायक हैं और चैनपुर के मौजूदा विधायक हैं। हालांकि 2015 के पहले भी ये जीते हैं, 2009 में जीते, फिर 2010 में जीते और फिर 2015 में, यानी कि लगातार 3 बार से ये जीतते आ रहे हैं। चलिए, चैनपुर को अगर हम समझना चाहें तो कुल 4 प्रखंड, 4 ब्लॉक्स आते हैं चैनपुर विधानसभा सीट में, जिसमें चांद है, चैनपुर है, भगवानपुर है और अधौरा है। अधौरा जो है वो थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जहां अगर आप जाते हैं तो आज भी आपका फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। आदिवासी जनजाति और खासकर खरवार जाति के वहां पर अच्छे खासे वोटर हैं, करीब 20,000 के आसपास वहां पर सिर्फ खरवार वोटर्स हैं। और यही ये वोटर्स हैं जो यादव के अगेंस्ट में हमेशा वोट डालते हैं, यानी कि यादव जिस पक्ष में वोट डालेगा उसके खिलाफ में खरवार डाल देते हैं। चलिए, इसके अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें कि कौन कौन से लोग वहां से जीतते आए हैं, तो एक नेता है लालमुनि चौबे, आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े कद के नेता भाजपा के रहे हैं। पहले वे सोशलिस्ट पार्टी से थे, फिर बीजेपी में आए और लगातार 4 बार वहां से विधायक रहे, 1972 से 1985 तक, और फिर 1990 में भी वो चुनाव जीत गए थे। इसके बाद वहां पर महाबली सिंह, राजद का अपना नाम जानते ही होंगे, फिलहाल वो काराकट से सांसद भी है महाबली सिंह। और यही महाबली सिंह वहां पर 4 बार जीते चुनाव। पहले वो बसपा में थे, फिर राजद में चले गए। और जो तीसरा व्यक्ति है वो बृजकिशोर बिंद है, जो लगातार तीसरी बार चुनाव वहां से जीते 2015 में। और उनका ही सबसे प्रबल दावेदारी है भाजपा की सीट की अगर हम बात करें। अगर हम वहां के जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर बिंद, मल्लाह और सहनी जो होते हैं, इनका वोट संख्या काफी ज्यादा मात्रा में है। हालांकि कुछ नाराजगी भी है वहां के लोगों को बृजकिशोर बिंद को लेकर, पर भाजपा ये लगभग तय कर चुकी है कि बृजकिशोर बिंद को ही टिकट दिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस बार यानी कि 2020 में वहां से कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि भभुआ जिला जो है, या कैमूर जिला जिसे कहते हैं, वो यूपी से बहुत सटा हुआ जिला है। और उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, बसपा, मायावती उसके अध्यक्ष हैं। तो उस पार्टी का भी असर, खासकर अगर हम बक्सर और भभुआ की बात करें तो यहां पर देखने को स्पष्ट रूप से मिल सकता है। अगर हम पिछले बार की बात करें जो चुनाव हुआ था, तो उसमें बृजकिशोर बिंद भले ही जीत गए थे, उनको कुल वोट जो आया था वो 58,913 था। और जो दूसरे रनर अप थे, सेकंड रनर अप, वो जमा खान थे, मोहम्मद जमा खान। इन्हें 58,242 वोट आया था। मात्र 671 वोट से जमा खान हार गए थे। जमा खान के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये पठान मुसलमान है
और एक ऐसे मुसलमान हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है और इनके पूरे वर्ग के बारे में कि ये लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, तो राजपूत वोट जो है चैनपुर का वो भी इनके साथ हर बार जाते हुए दिखता है। इनका जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, उसमें भी ये काफी सम्मिलित होते हैं। खासकर अगर हम चैनपुर के राजपूतों की बात करें तो उनके यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है और राजपूतों का वोट इन्हें मिल जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, चैनपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भले ही बृजकिशोर बिंद कर रहे हैं, तो यही एक फैक्टर है कि भाजपा फिर से इन्हें मौका देगी क्योंकि इन्होंने हैट्रिक लगाया है। अब महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कौन होगा प्रत्याशी? महाबली सिंह पिछली बार लड़े थे, बुरी तरह हारे, उन्हें मात्र 30,227 वोट ही आए थे। तो महाबली सिंह तो अब सांसद बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भोलानाथ सिंह यादव जो कि जिला पार्षद भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं राजद के, इनका नाम अभी सबसे आगे चल रहा है इस विधानसभा चुनाव में। और इनके साथ एक फैक्टर जो जुड़ जाता है वो यादव वोट है। अच्छी खासी यादव वोट है चैनपुर में, पर खरवार जो वोट है वो एक बड़ा फैक्टर होता है इन्हें हराने के पीछे। राजद अगर वहां से हारता है तो उसके पीछे खरवार वोट ही काम करता है, क्योंकि खरवार वोट जो है वो सीधे सीधी बीजेपी को स्विंग कर जाता है और अगर बीजेपी को नहीं जाता है तो वो वोट बसपा को चला जाता है। बसपा के लिहाजे से बात करें तो बहुत दावेदार हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा टिकट उसे ही मिलता है, ये एक आम प्रचलन है बसपा में। पर जमा खान चूंकि पिछली बार मात्र 671 वोट से हारे थे, तो ऐसे में जमा खान और लगातार एक्टिव भी हैं, ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बहुत एक्टिव है जमा खान, तो जमा खान वहां से टिकट के सबसे प्रबल दावेदार बसपा से वही होते हैं। समीकरण जो है वो बदला है 2015 से। 2015 में जहां जेडीयू आरजेडी के साथ थी, इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ हो गई है। तो वही आरएलएसपी जो कि बीजेपी के साथ थी वो अब महागठबंधन में चली गई है। मुकेश सहनी जो कि पहले एनडीए अलायंस में थे, अब वो महागठबंधन में चले गए हैं। तो कुशवाहा और सहनी का वोट भी मायने रखता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ी संख्या में वहां पर बिंद वोट है, सहनी वोट है, मल्लाहों का वोट है। तो मुकेश सहनी कितना वोट ट्रांसफर कर पा रहे हैं ये मायने रखेगा इस विधानसभा चुनाव में। चलिए, आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी के सामने भी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोट को साथ रखना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जमा खान बीएसपी से खड़े हैं और जमा खान मुसलमान का वोट काटते हैं, साथ ही साथ राजपूतों का वोट भी काट लेते हैं। तो एक तरफ वो बीजेपी को भी डैमेज करते हैं और दूसरी तरफ वो राजद को भी डैमेज कर देते हैं। पहली बार का हाल देखकर कहा जा सकता है कि जमा खान जीत भी जाएंगे, क्योंकि मात्र 671 वोट से ही वो हारे थे। पर बसपा टिकट किसको देती है ये एक बड़ा फैक्टर बनेगा इस विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 ही मुख्य प्रत्याशी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है बीजेपी से बृजकिशोर बिंद, दूसरे हैं राजद से भोलानाथ सिंह यादव और तीसरे हैं बसपा से जमा खान। हालांकि फील्ड में कुछ और भी प्रत्याशी हैं, जिनमें नीरज पांडे का नाम भी बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। और खासकर अधौरा साइड की अगर हम बात करें तो खरवारों में के बीच नीरज पांडे का एक अच्छा इमेज अभी बिल्ट हुआ है, तो वो भी इस बार किस्मत आजमाने जा रहे हैं। किस पार्टी से लड़ेंगे ये तो अभी कोई बैनर उनके पीछे नहीं है, पर लगातार वो फील्ड में एक्टिव हैं। इसके साथ ही साथ एक और नाम आता है इसमें कुणाल का, वो भी इस बार एक्टिव हैं, चुनाव में उतर रहे हैं। नीरज पांडे के साथ एक फैक्टर है कि अगर खरवार वोट उन्हें मिल जाता है और ब्राह्मण वोट वो कुछ जोड़ लेते हैं तो बीजेपी को यानी कि बृजकिशोर बिंद को उस सीट से नुकसान हो सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सीट पर। दूसरा सीट जो है वो है रामगढ़ विधानसभा सीट। देखिए, रामगढ़ विधानसभा सीट ट्रेडिशनल राजद का सीट रहा है। जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, वे 1980 के दशक से लगातार वहां पर कई दफा 4 बार विधायक बने हैं। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो कुल 3 ब्लॉक रामगढ़ में हैं, जो कि 3 ब्लॉक है रामगढ़, नुआव और दुर्गावती। जी हाँ, दुर्गावती का बाजार बड़ा फेमस है, दुर्गावती ब्लॉक है। अगर हम यहाँ के ट्रेडिशनल उन लोगों की बात करें जो जीते आए हैं इस विधानसभा सीट से, तो उसमें पहला नाम आता है सचिदानंद सिंह का, जो कि जनता पार्टी से थे। 1972 से 1980 के बीच ये चुनाव जीते थे। जगदानंद सिंह यहाँ से 4 बार जीते हैं। 1995 से 2009 तक लगातार ये जीतते आए हैं। उसके बाद नाम आता है अंबिका सिंह यादव। जी हाँ, अंबिका सिंह यादव इन दिनों बागी तेवर अपनाए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। ये यहाँ से 2 बार जीते हैं और आरजेडी के टिकट पर ही जीते हैं। साल 2009 से लेकर 2015 तक ये विधायक रहे और 2015 के बाद जो व्यक्ति विधायक बनता है उसका नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जो है वो बीजेपी से हैं। अब हम वोट्स की बात करें कि कुल कितने वोटर्स हैं इस विधानसभा में और कितना कितना वोट किसे आया था 2015 में। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो 2,56,632 हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए थे यानी कि पड़े थे 2015 में वो 1,54,600 है।
अशोक सिंह जीते थे बीजेपी से, उन्हें कुल 57,501 वोट आया था। अंबिका सिंह हारे थे आरजेडी से, सेकंड रनर अप रहे थे, उन्हें 49,490 वोट आया था। और प्रमोद सिंह जो कि बसपा से थे, वो 35,796 वोट आए थे। बसपा फिर यहां थर्ड रनर अप रही थी। मैंने पहले ही बताया कि बसपा एक फैक्टर है कैमूर जिला और बक्सर जिला में। चलिए अब जगदानंद सिंह पे हम बात कर लेते हैं। जगदानंद सिंह बहुत पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, और रामगढ़ सीट की अगर हम खासकर बात करें तो यहां पर समाजवादी धारा जो है वो जीतता है। वो समाजवादी धारा नहीं जो लालू और उनके साथ मुलायम सिंह यादव लेकर आए, बल्कि वो समाजवादी दल, वो समाजवादी धारा जो लोहिया, जननायक, जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर, इनका जो समाजवाद था वही यहां पर हमेशा से जीता आया है। कई दशक तक समाजवादी विचारधारा के लोग इस विधानसभा से जीते हैं। 2015 में अलग बात है कि मोदी लहर में यह सीट जो है वो भाजपा के खाते में चली गई। जगदानंद सिंह के साथ विकास एक अहम फैक्टर रहा है। जगदानंद सिंह को अभी भी नेतृत्व जो कैमूर जिला का चारों सीट का है वो जगदानंद सिंह ही डिसाइड करते हैं कि किसे टिकट वहां मिलेगा और नहीं मिलेगा। जगदानंद सिंह के बारे में कहानी है, उन्हें बिजुरिया बाबा कहा जाता था जब वो बिहार सरकार में कई विभाग के मंत्री हुआ करते थे। कारण था कि लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं। लालू यादव जब सजायाफ्ता हुए, जब चारा घोटाला का उनके ऊपर मामला शुरू हुआ 1997 में, तो उसके बाद पार्टी की देखरेख में उनका एक बड़ा भूमिका रहा। बिजुरिया बाबा उन्हें इसलिए कहा जाता था कि रामगढ़ सीट से जब वो विधायक हुआ करते थे और बिहार सरकार में मंत्री थे, तो वहां के खेत में जब पानी पटाना होता था किसानों को तो बिजली नहीं मिलती थी, तो वहां से फोन आता था जगदानंद सिंह को और जगदानंद सिंह यहां से बिजली भेजवाते थे, तो वहां पर जनरेटर चलता था और किसान अपना खेत पटाते थे। तो ये भी बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल नेता रहे हैं जगदानंद सिंह रामगढ़ विधानसभा से। चलिए, पर इसी बीच एक और जो चौंकाने वाली बात सामने आती है साल 2010 में, जब जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जो होते हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब आते हैं हम उस नेता पर जो कि फिलहाल राजद से विद्रोह कर रहा है। इस बार लॉकडाउन में मास्क खूब बांटा गया। मास्क जो है वो भगवा रंग का था, हरा रंग का दिख रहा था, यानी कि बीजेपी अपना प्रचार कर रही थी, राजद अपना प्रचार कर रही थी, पर उसी बीच नीला मास्क भी देखने को मिला। तो कौन था वो शख्स जिसके नेतृत्व में बसपा का मास्क बांटा जा रहा था? उस शख्स का नाम था अंबिका यादव। वही अंबिका यादव जो कि पूर्व में राजद से 2 बार उस विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। पार्टी से नाराज चल रहे थे तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, और नाराजगी का जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण था जगदानंद सिंह का उस विधानसभा सीट से अब मुंह अपना मोड़ लेना। सुधाकर सिंह 2015 में वहां से चुनाव लड़ गए, भाजपा निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इन सभी फैक्टर्स के चलते काफी ज्यादा नाराज थे अंबिका सिंह यादव, और वहां से अब वो बसपा के प्रत्याशी हैं। बहुत कम वोट मार्जिन से वो चुनाव हारे थे 2015 में। तो ऐसे में उनकी दावेदारी सबसे प्रबल है बसपा की तरफ से। और इस बार का जो समीकरण बनते दिख रहा है, क्योंकि कुशवाहा और मुकेश सहनी का वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ है महागठबंधन की तरफ, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं इसका फायदा अंबिका सिंह को मिल सकता है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी से जो प्रत्याशी होंगे वो वही प्रत्याशी होंगे जो पिछली बार रहे थे, यानी कि अशोक सिंह, जिन्होंने जीता भी था। रामगढ़ के अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर यादव वोटर्स हैं, वहां पर राजपूत वोटर्स हैं, और वहां पर SC ST के भी अच्छे खासे वोटर्स हैं। 2014 के चुनाव के बाद काफी कुछ वहां बदल गया। नरेंद्र मोदी आते हैं, उनका एक अपना क्रेज होता है लोगों के बीच, और शायद उसी के चलते वहां के चारों विधानसभा सीट कैमूर जिला का भाजपा के खाते में गई थी। पर सवाल यहां पर उठता है कि आखिरकार किन कारणों से चारों सीट वो जीती। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर बताया जाता है कि पहले चरण में ही कैमूर में वोटिंग हो गया था, और दूसरे चरण से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो एक बयान आया था आरक्षण पर चर्चा करने के लिए, आरक्षण को लेकर एक मामला उठा था बिहार में जिसका बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ था, उससे पहले यहां के चारों सीटों पर वोटिंग हो गई थी। तो ये एक बड़ा फैक्टर बना था कि भाजपा यहां से चारों सीट निकाल ले गई थी। पर इस बार ऐसा नहीं होते दिख रहा है। बृजकिशोर बिंद का स्थिति उतना अच्छा नहीं है जो 2015 में था। जमा खान सबसे प्रबल दावेदार हैं। और अगर रामगढ़ से बात करें तो अंबिका सिंह यादव इस बार कुछ टर्नओवर कर सकते हैं। कारण है कि वहां का जो SC ST तबका है वो राजद के साथ जुड़ा है। बिंद और मल्ला वोट भी जो है वो अब राजद के साथ जुड़ रहा है। तो BSP इस बार एक BSP वर्सेस BJP रामगढ़ पे हो सकता है, रामगढ़ विधानसभा सीट में। और चैनपुर की अगर हम बात करें तो चैनपुर में BJP वर्सेस RJD होते हुए दिख रहा है। अगर जमा खान को बसपा से टिकट नहीं मिलता है तब, अगर जमा खान को बसपा से टिकट मिल जाता है तो फिर BJP वर्सेस BSP
हो जाएगा। ये पूरा आकलन है 2 विधानसभा सीटों का। कल फिर हम हाजिर होंगे जो 2 बचा हुआ विधानसभा सीट है भभुआ और मोहनिया कैमूर जिले का, उसके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।